पलट गया है। पलटने के बाद टैंकर में आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। टैंकर चालक के कैबिन में फंसने से जलकर मौत हो गई है। एहतियात के तौर पर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। सूचना पर पहुंची है पुलिस। आग बुझाने के लिए प्रयास जारी है। मोकमपुरा इलाके के हाईवे पर यह घटना हुई है। आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देख सकते हैं, जिसमें आपको एक टैंकर जलता हुआ नजर आ रहा होगा। एथेनॉल से भरा हुआ ये टैंकर था और क्योंकि इसमें जहरीली गैस थी तो तुरंत ही जैसे ही इसने आग पकड़ी पूरा टैंकर जलकर राख हो गया है। लेकिन जो चालक था वो कैबिन में ही फंस गया, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर मेथनॉल से भरा टैंकर पलटा और पलटते ही इसमें आग लग गई और जैसे ही आग लगी तो पूरा टैंकर चंद सेकंड में ही जल चुका था। हालांकि हाईवे पर पूरी तरीके से रास्ते को रोक दिया गया है और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। अभी जो है स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें चालक की जो है जलकर मौत हो चुकी है। एहतियात के तौर पर इस पूरे हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है ताकि ये दुर्घटना बड़ी ना हो सके। अनियंत्रित होकर मेथनॉल से भरा टैंकर पलटा है और टैंकर पलटने के बाद ही क्योंकि इसमें जहरीली गैस थी और ऐसे में जैसे ये पलटा इसमें आग लगी और गैस होने के चलते, इथेनॉल अंदर होने के चलते तुरंत इसमें आग फैलती चली गई और चंद सेकंड में ही ये पूरा ट्रक जलकर राख हो चुका था और तुरंत ही दमकल को सूचना दी गई और ट्रैफिक को रोक दिया गया ताकि यह हादसा और बड़ा ना हो। लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर चालक जो है, टैंकर के अंदर जो चालक बैठा हुआ था, उसकी जलकर मौत हो गई है। हीरालाल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, ये जो टैंकर पलटा है एथेनॉल से भरा हुआ, किस वक्त की घटना है? फिलहाल क्या ट्रैफिक को फिर से शुरू कर दिया गया है? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले की ये घटना है। बताया जा रहा है कि राजवीर नाम का जो टैंकर चालक था, मेथनॉल भरा हुआ टैंकर जयपुर से दूदू की ओर ले जा रहा था। जैसे ही मोकमपुरा के पास हाईवे पर पहुंचा तो टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और जो घर्षण की वजह से है टैंकर में अचानक आग लगी और आग की भयावता इतनी तेज थी कि उसने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। जो चालक था राजवीर, वो उस केबिन में फंस गया और आग में जिंदा जलने की सूचना मिल रही है। फिलहाल है जो मौके पे भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। एहतियात के तौर पे ट्रैफिक को, दोनों तरफ के जो ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया है। सूचना पर 4 दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंची और आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन आग की तीव्रता तेज होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तो बताया जा रहा है कि जो टैंकर है वो तेज गति से जा रहा था और इसी वजह से वो अनियंत्रित होकर है जो हाईवे पे पलटा है और इस वजह से पूरा यह हादसा घटित हुआ है। बिल्कुल, अभी कितना समय लगेगा यहाँ पर ट्रैफिक दोबारा से सुचारू होने में? जी देखिए, टैंकर में मेथनॉल जो लहरी बनाया जाता है, जिस वजह से ये आग लगी और आग उसमें मेथनॉल होने की वजह से ही टैंकर ने जो आग ने है पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंच चुके थे। दमकल की 4 गाड़ियां भी मौके पे पहुंच चुकी है। लगातार दमकल कर्मी है जो आग पर बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संभावना ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा और जो ट्रैफिक रोका गया है उसको सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति यही है कि ट्रैफिक को एहतियात के तौर पर दोनों तरफ का ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया ताकि कोई और दूसरी घटना नहीं हो, दूसरा वाहन इसकी चपेट में नहीं आए। धन्यवाद आपका हीरालाल, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब कोटा से बड़ी और फ्रांस की पर्यटक से रेप के मामले में एक्शन लिया गया है। वारदात के बाद से ही ये आरोपी फरार है। देखिए, पूरी घटना के बारे में आपको बताते हैं। सोमवार शाम पार्टी के लिए गई थी महिला। पार्टी के दौरान उसकी मेज पर एक युवक आता है और युवती से उदयपुर के सुंदर नज़ारे दिखाने की बात करता है। उसके मंसूबों से अनजान युवती उसके साथ चली जाती है। युवक इसी बहाने युवती को सुखेर स्थित एक जगह लेकर जाता है जहां पर उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है। फिलहाल इस सिद्धार्थ ओझा को चित्तौड़गढ़ से डिटेन करके उदयपुर लाया गया है, जहां पर इससे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे वारदात का खुलासा होगा। बताया भी जा रहा है कि आरोपी सिद्धार्थ जो है एक इवेंट कंपनी में काम करता है और क्योंकि जो इवेंट जहां पर ये महिला गई हुई थी उसी दौरान सिद्धार्थ वहां पर मौजूद था। ऐसे में उसके साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम देता है, जहां पर अतिथि से हैवानियत की घटना से लेक सिटी उदयपुर एक बार शर्मसार हुई है। 29 साल की उम्र और 11 सब्जेक्ट में एमए सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रधान अध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन मिले आवेदन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। इतने कम समय में 11 सब्जेक्ट में एमए करना शक के घेरे में है। ना मनीषा कटारा दावा,
11 विषयों में एमए करने का। प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाली मनीषा कटारा का दावा कितना सही है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन पहली नजर में देखें तो ये मामला कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े की कहानी बयां कर रहा है। महज 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए करना कोई नॉर्मल घटना नहीं है। बांसवाड़ा जिले की रहने वाली मनीषा कटारा ने राजनीति विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री दिखाकर आवेदन किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मामले को संदिग्ध मानते हुए अभ्यर्थी मनीषा कटारा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी मनीषा कटारा ने ना तो फोन उठाया और ना ही बैक कॉल की। अब आयोग इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर फर्जी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। इसमें एक अभ्यर्थी ने 11 विषयों के लिए अपना आवेदन कर दिया, जबकि वह महज 29 साल की है। इस मामले की जानकारी के बाद आरपीएससी प्रशासन ने जब अभ्यर्थी को फोन किया तो उसने किसी तरह का संपर्क नहीं किया। मनीषा कटारा ने प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन पत्र भरते समय उसने शैक्षणिक योग्यता वाले खंड में अपने सभी 11 एमए की डिग्रियों का विस्तृत उल्लेख किया। जब आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच की गई तो मनीषा कटारा द्वारा इतनी बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर डिग्रियों का दावा अधिकारियों के लिए असामान्य और चौंकाने वाला था। अमूमन लोग 1 या 2, अधिकतम 3 विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होते हैं। इस असाधारण दावे ने संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचा। इसके बाद जरिए दिए गए दस्तावेजों जैसे कि मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट की गहनता से जांच शुरू की गई। ये जांच इस पूरे मामले को पब्लिक डोमेन में लाई और मनीषा कटारा की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चर्चा शुरू हुई। आयोग 24 विषयों के कुल 2202 पदों के लिए 5,83,000 अभ्यर्थियों के लिए राज्य के 21 शहरों में 904 परीक्षा केंद्रों पर प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इन सब के बीच मनीषा का दावा अगर सही साबित होता है तो ये निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण होगा। वहीं अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो ये शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों को भी उजागर करेगा। बांसवाड़ा की रहने वाली इस अभ्यर्थी मनीषा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इसके दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे और इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर आरपीएससी प्रशासन की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खबर अजमेर से देंगे, जहां पर उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत पर आक्रोश। अजमेर में भी आज से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। जेएलएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पिछले 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं। हड़ताल के चलते सीनियर डॉक्टर की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत मामले में उचित कार्रवाई की मांग रखी गई है। तो देखिए, अजमेर में भी आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर रहने वाले हैं। और क्योंकि जेएलएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े जो रेजिडेंट हैं वो हड़ताल पर हैं, 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जता रहे हैं। जहां पर सीनियर डॉक्टर की छुट्टियां भी अचानक से निरस्त कर दी गई हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे में मरीजों का इलाज कौन करेगा? चूरू में एक भांजे को अपनी विधवा मामी से प्यार हो गया। दोनों शादी कर ली, लेकिन परिवार के लोगों को यह नागवार गुजरा। जान से मारने की धमकी देने लगे तो पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने बकायदा उन्हें सुरक्षा देते हुए लोगों को पाबंद किया और दोनों को उनके घर तक छोड़कर आई। ये रिपोर्ट देखिए। इश्क में मर्यादा तार तार। भांजे को मामी से हुआ प्यार। परिवार का विरोध, सुरक्षा की गुहार। अब तो सच में ही कलयुग के साए ने विकराल रूप धारण कर लिया है।
क्योंकि चूरू में रिश्तों की मर्यादा तार तार करने वाली एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा में है, जहां एक भांजे को अपनी विधवा मामी से प्यार हो गया। मामी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती चली गई। मामी भी अपने से 2 साल छोटे भांजे के प्यार में पड़ गई। फिर दोनों ने रिश्तों की मर्यादा को लांघ कर घर छोड़ दिया। दोनों ने शादी कर ली। ये सब करीब 1.5 साल पहले हुआ था, लेकिन अब जब दोनों एक बार फिर अपने शहर वापस लौटे तो इनकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी। दरअसल पूजा वाल्मीकि की शादी नवंबर 2017 में हुई थी। पूजा का पति झुंझुनू के लोहारडा गांव का रहने वाला था, जबकि पूजा नागौर के बोरावड़ गांव की थी। पूजा को एक संतान भी हुई, लेकिन 27 सितंबर 2023 को उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद पूजा अपनी संतान को लेकर पीहर चली गई। हालांकि इस दौरान चूरू का रहने वाला उसका भांजा शनि कुमार उसके काफी करीब आ गया। वो अक्सर मिलने लगा। ये मुलाकात धीरे धीरे बढ़कर प्यार में बदल गया और फिर परवान चढ़ने लगा। पति की मौत के 4 महीने बाद पूजा शनि के साथ फरार हो गई। 21 जनवरी 2024 को कोर्ट मैरिज कर ली। उधर दोनों के घर वालों को जब इनके रिश्ते का पता चला तो समाज के लोगों ने विरोध किया। दोनों को घर में घुसने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों इधर उधर भटकते रहे। शनि ने सीकर में रहकर काम भी किया। इस दौरान वो एक बच्चे का पिता भी बन गया। लेकिन 1.5 साल भटकने के बाद आखिरकार दोनों ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। भाई और उसकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। हालांकि उसका कहना है कि उसकी मां हमारा घर बसाना चाहती है। फिलहाल दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से एक दूसरे से शादी कर ली है और एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करना चाहते हैं। दो 2023 में पूजा के पति और शनि के मामा की मौत हो गई। पति की मौत के 4 महीने बाद ही पूजा ने शनि कुमार से लव मैरिज कर ली और इसके बाद जब घर वालों ने उन्हें धमकी दी और जान से मारने के लिए कहा तो इसके बाद वह 1.5 साल के बाद अब चूरू के एसपी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई है। यहां से कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा बाकायदा उन्हें सुरक्षा देते हुए उनके घर तक छोड़ के आना पड़ा। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा। सीएम भजनलाल का आपातकाल की बरसी पर तीखा प्रहार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपातकाल ने कुचली थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कांग्रेस पर लगाया देश के लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने का आरोप। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्षरत सभी राष्ट्रभक्तों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने लिखा, अमानवीय यातनाओं और दमन के बावजूद देशभक्तों ने नहीं झुकाया सिर। देखिए, ये वो पोस्ट है, हम आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं। और आज क्योंकि आपातकाल की बरसी है, ऐसे में तीखा प्रहार देखने को मिल रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि आपातकाल ने कुचली थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कांग्रेस पर लगाया देश के लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने का आरोप। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्षरत सभी राष्ट्रभक्तों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने लिखा, अमानवीय यातनाओं और दमन के बावजूद देशभक्तों ने नहीं झुकाया सिर। जयपुर से बड़ी खबर है, क्योंकि आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं तो मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया है। कहा कि जब देश में आपातकाल घोषित हुआ था वो काला इतिहास था। उस समय मीडिया पर अंकुश लगाया गया था और न्यायपालिका को गुलाम बनाया गया था। उस दौरान बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था। आपातकाल के दौरान मुझे अहमदाबाद से आपातकाल विरोधी सभी सामग्री लाकर राजस्थान में वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, मीडिया का गला घोंट दिया गया, जुडिशरी को गुलाम बना लिया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया और एक राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं को तंग किया, परेशान किया। उसका मैं भी शिकार हुआ, क्योंकि मैं उस समय मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था और मुझे
इमरजेंसी में ये जिम्मेदारी दी थी कि जितनी एंटी इमरजेंसी सामग्री है वो अहमदाबाद से लाकर आपको राजस्थान में बांटनी है। मैं लाता था, देश भर की सामग्री मोदी जी छपवाते थे। सिरोही के रेवदर से खबर आपको देंगे, जहां पर करोठी बस स्टैंड इलाके में चोरी की वारदात हुई है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी भी चोरी किया गया है। सब्जी की दुकान से 2 कैरेट आम के लेकर चोर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी में कुल 4 संदिग्ध चोर नजर आ रहे हैं। ये खबर आपको हैरान कर देगी। एक लव स्टोरी का इतना खौफनाक दी एंड, ऐसा क्या हुआ? प्यार उस मोड़ पर ले आया जहां एक हत्या हो गई और हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास भी। इस रिपोर्ट में देखिए लव स्टोरी की खौफनाक कहानी और उसका खौफनाक अंत। राहें हुई जुदा, प्रेमी हुआ खफा। इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप, होटल में मर्डर। आखिरी मुलाकात बनी मोहब्बत का द एंड। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई इस लव स्टोरी का इतना भयानक अंत हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रेमिका की सगाई से नाराज प्रेमी युवक ने युवती को परशुराम चौराहा स्थित होटल कासा गोल्ड में मिलने बुलाया। होटल के कमरे में दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात उस हद तक पहुंच गई जब प्रेमी हाथापाई पर उतर आया। प्रेमी युवक ने युवती का सिर दीवार पर मारा। युवती दीवार से टकराई और सिर में गहरी चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। युवती को मरा देख युवक घबरा गया और ब्लेड से हाथ की नस काटने लगा। ब्लेड के कट से हुए दर्द ने उसे मरने तो नहीं दिया, लेकिन उस ब्लेड ने उसे क्रिमिनल जरूर बना दिया। युवती की लाश को कमरे में छोड़कर युवक होटल छोड़कर भाग गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। हत्या के करीब 14 घंटे बाद जब सफाई वाला पहुंचा तो कमरे में लाश दिखी। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कमरे से सैंपल लिए। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कासा गोल्ड होटल है जो परशुराम चौराहे पे है, वहाँ एक रूम नंबर 108 में एक लड़की की लाश जिसमें खून आया हुआ है, सर पे इंजरी है और बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी। मौके पे एफएसएल टीम को और हमारे सीओ साहब भी आए, मौका देखा गया। उसमें एक क्लियर हुआ कि लड़की के मर्डर हुआ है, लड़की की हत्या हुई है। ऋषभदेव निवासी युवती निकिता उदयपुर में प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर रही थी और भाई के साथ हिरणमगरी में ही किराए के मकान में रहती थी। इसी बीच उसकी हिरणमगरी के ही विजय भाई से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। विजय भोई डांसर हैं और इवेंट्स में डांस परफॉर्म करता है। दोनों अक्सर मिलने लगे, लेकिन इसी बीच निकिता के घर वालों को इनकी लव स्टोरी की भनक लग गई। परिजनों ने निकिता को समझाया और गांव ऋषभदेव वापस बुला लिया, जहां परिजनों ने निकिता की कही और सगाई फिक्स कर दी। फिर हमने होटल वालों से जो पूछताछ की उससे क्लियर हुआ कि लड़का विजय भोई और लड़की का नाम है निकिता त्रिवेदी, दोनों साथ में आए थे और लड़का विजय भोई लड़की का मर्डर करके फरार हो गया है। तो हमने फिर मालूमात की और उसका पूरा पता किया तो उसके बाद लगा उसने भी अपने हाथ की नसें काटी थी, लड़के ने भी, विजय भोई ने ही, और वो भी हॉस्पिटलाइज हुआ। तो उसको डिटेन कर दिया गया है और हॉस्पिटलाइज है अभी और हमारी कस्टडी में है। उधर सगाई के बाद निकिता ने नए रिश्ते को अपना लिया और विजय भोई से दूरी बना ली। यही बात विजय भोई को नागवार गुजरी। सब कुछ ठीक चलता देखकर निकिता के परिजनों ने उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भाई के पास दोबारा ऋषभदेव से उदयपुर शहर भेज दिया। निकिता के उदयपुर आते ही विजय ने एक आखिरी बार निकिता से मिलने की इच्छा जाहिर की और उसे मिलने बुलाया। कलाई पे जो भी उसने चोट इंजरी की थी, इस बार वहाँ इलाज चला था उसका, अभी हमारी कस्टडी में है और अंडर ट्रीटमेंट है। लड़की मूलतः ऋषभदेव की रहने वाली है और अभी प्रकरण दर्ज किया ही है
अभी अनुसंधान कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके बाद जो भी अनुसंधान में आया जाएगा क्लियर किया जाएगा। पहले भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है? नहीं, ऐसा कोई मामला अभी हमारे सामने आया नहीं और तहकीकात की जाएगी। विजय ने परशुराम चौराहा स्थित एक होटल में कमरा बुक किया और निकिता को साथ लेकर गया, जहां दोनों में कहा सुनी हुई और इस लव स्टोरी का द एंड हो गया। उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।